हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। आईपीसी एंड बीएनएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए 1000+ पीवाईक्यूज का कारवां आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमारा 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखते हैं अपना 181 क्वेश्चन क्या है। 181st क्वेश्चन इज P, a police officer after reasonable inquiry arrested B who has not committed any offence in this case। पा एक पुलिस अधिकारी युक्त पूछताछ के पश्चात खा को जिसने कोई अपराध नहीं किया है गिरफ्तार कर लिया इस मामले में। पा जो है पुलिस ऑफिसर है, रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद खा को अरेस्ट कर लेता है और खा ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो इस मामले में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, पा खा की गिरफ्तारी दोषपूर्ण ढंग से करने का दोषी है। पी इज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुली अरेस्टिंग बी। एंड सेकेंड ऑप्शन, पा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। पी कैन क्लेम डिफेंस अंडर सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। थर्ड ऑप्शन, पा भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। P is entitled to the defense of justiciable mistake under section 79 of the Indian Penal Code। एंड फोर्थ ऑप्शन, पा ना तो भारतीय दंड संहिता की धारा 76 और ना ही धारा 79 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है क्योंकि उसने सद्भावपूर्ण कार्य नहीं किया है। P cannot claim defense either under section 76 or 79 of the Indian Penal Code as he has not acted in good faith। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है अरेस्ट कब किया? आफ्टर रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद ही किया है। तो ये दोषपूर्ण ढंग से नहीं दोषी है, रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया है बी को। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है, पा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। तो ये नहीं होगा, यहाँ बाउंड बाई लॉ है, यहाँ जस्टिफाइड बाई लॉ होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। पी इज इंटाइटल टू द डिफेंस ऑफ जस्टिसेबल मिस्टेक अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और वहीं आपको बीएनएस में ये सेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा? सेक्शन 79 जो हमारा है बीएनएस में आपको सेक्शन 17 में देखने को मिलता है, जहाँ पर है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। या तो वो एक्ट जो पर्सन द्वारा किया जा रहा है लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, या तो पर्सन को बिलीव है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते उसको बिलीव है कि वो जो काम कर रहा है जस्टिफाइड है, जो कि इस केस में हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बीएनएस में सेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेक्शन 17 में मिलेगा। और सेक्शन 76 कहाँ दिया गया है बीएनएस में? सेक्शन 14 में दिया गया है बीएनएस के। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट के जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अ मेल टीचर mistook a girl for a boy and put his hand in her pants pocket. Here the teacher has committed an offence under which section of the Indian Penal Code? First option section 354, second option section 323, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 509 एंड फोर्थ ऑप्शन नो ऑफेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो ऑफेंस। और सेक्शन 354 आईपीसी में क्या दिया गया? असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जा रहा है, असॉल्ट का यूज किया जा रहा है, किस वजह से? इंटेंट क्या है? आउटरेज करना मोडेस्टी का, विमेन का। तो ये हमारा सेक्शन 354 में देखने को मिलता है। और बीएनएस में कहाँ पर दिया गया है? 74 में दिया गया है। एंड सेक्शन 323 आईपीसी में दिया गया पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। और बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है? 115 सबसेक्शन 2। एंड 509 आईपीसी में है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ विमेन। जो वर्ड दिखाया जा रहा है, जेस्चर किया जा रहा है या एक्ट, उसका इंटेंशन क्या है? इंसल्ट करना विमेन की मोडेस्टी को। राइट। और बीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा ये सेक्शन? सेक्शन 79 में देखने को मिलेगा। राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया गया, शिक्षक का जो कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमत होने के कारण संरक्षित है।
शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया है। द टीचर्स एक्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एज इट इज जस्टिशिएबल ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट द टीचर हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, राइट। और बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 17 में दिया गया है। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कारपोरेशन के अधिकारी द्वारा विधिक तरीके से सी द्वारा अवैध निर्मित संरचना को ध्वस्त किया और सामग्री को सुरक्षा रखने के लिए हटाया गया। ए और बी द्वारा कौन सा अपराध किया गया? When A and B officers of the corporation lawfully demolished the structure illegally constructed by Shri and removed the material for safekeeping, what offence was committed by A and B? अब ए एंड बी के द्वारा कौन सा ऑफेंस किया जा रहा है? तो सबसे पहले कौन सा ऑफेंस किया गया? तो सबसे पहले बार बार ऑफेंस आ रहा है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि ऑफेंस कहाँ कहाँ दिया गया है। तो बीएनएस में आपको ऑफेंस कहाँ देखने को मिलता है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। और बीएनएसएस में कहाँ देखने को मिलता है? 2Q में। जनरल क्लॉज एक्ट में ऑफेंस कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 क्लॉज 38 में। एंड आईपीसी में आपको सेक्शन 40 में देखने को मिलता है, वहीं पर सीआरपीसी में सेक्शन 2N में देखने को मिलता है। ये आप याद रख लीजिएगा कि ऑफेंस कहाँ कहाँ दिया गया है। बीएनएस में, बीएनएसएस में, जनरल क्लॉज एक्ट में, आईपीसी एंड सीआरपीसी में ऑफेंस कहाँ कहाँ दिया गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यायभंग। सेकेंड ऑप्शन डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड थर्ड ऑप्शन थेफ्ट, चोरी। एंड फोर्थ ऑप्शन नो ऑफेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो ऑफेंस। कोई ऑफेंस नहीं किया गया है, क्योंकि जो ए और बी है, कौन सा ऑफिसर? ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन है। लॉफुली डिमोलिश किया गया स्ट्रक्चर को जो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था श्री के द्वारा। सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एंड सेक्शन 17 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन एक्ट विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ एंड विच इज डन इन गुड फेथ। इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू इट, हेंस देयर विल बी नो ऑफेंस इन द अबव एक्ट। तो यहाँ पर जो काम किया गया है वो सद्भाव पूर्वक विश्वास में किया गया है, उसे करने के लिए विधि द्वारा जस्टिफाइड है, इसलिए यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं हुआ। और आपको सेक्शन 79 आईपीसी एंड सेक्शन 17 आईपीसी दोनों ध्यान में रखना है। इसमें दिया गया एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। पर्सन जो एक्ट कर रहा है या जस्टिफाइड बाय लॉ है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते बिलीव है उसको कि उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो जस्टिफाइड है, राइट। तो बार बार आपको इसीलिए बताया जा रहा है जिससे आपके मन में रच बस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वायु से मारा जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य, एक्स इज एट वर्क विद अ हैचेट, a head flies off and kills Y who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of X, then the act of X. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका जो इलस्ट्रेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 80 आईपीसी में दिया गया है और बीएनएस में कहाँ दिया गया है? 18 में दिया गया है। याद करना इजी है, 80 एंड 18। 80 में आईपीसी एंड 18 में बीएनएस में दिया गया है। यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन दिया गया 18 और 80 जो सेक्शन हमारा है क्या कहता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई भी चीज़ जो है वो ऑफेंस नहीं है, अगर वो एक्सीडेंट है, मिसफॉर्चून है, उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं है और लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में किया जा रहा है, लॉफुल मीन्स से किया जा रहा है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है क्षमा नहीं है अपराध है, क्षमा योग्य नहीं है अपराध है। इज नॉट एक्सक्यूजेबल इज एन ऑफेंस। सेकेंड ऑप्शन क्षमा योग्य है अपराध नहीं है, इज एक्सक्यूजेबल नॉट एन ऑफेंस। थर्ड ऑप्शन अपराध है लेकिन परवीक्षा का लाभ देना अनिवार्य है, इट इज़ एन ऑफेंस बट इट इज़ कंपल्सरी टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ प्रोवेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन मृतक के विधिक प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर करेगा कि यह अपराध है अथवा नहीं, वेदर इट इज़ एन ऑफेंस और नॉट विल डिपेंड ऑन द विश ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा योग्य है अपराध नहीं है, इज एक्सक्यूजेबल नॉट एन ऑफेंस। तो एक्स इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड kills Y who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of X, then the act of X is excusable, not an offense, right?
तो यहाँ पर जो आपको मामला दिया गया, प्रॉब्लम जो दिया गया, एक्स का जो कार्य है भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में उल्लिखित विधि पूर्ण कार्य में दुर्घटना के सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। एक्ट ऑफ एक्स फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। और यहाँ पर एक्स का जो कृत्य है क्षमा योग्य है, अपराध नहीं है। और सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग क्या, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज, विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इन द कोर्स ऑफ डूइंग अ लॉफुल एक्ट बाय लॉफुल मीन्स एंड विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो यहाँ पर हमारा कहाँ दिया गया, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट 80 आईपीसी में देखने को मिलेगा और 18 बीएनएस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग कुल्हाड़ी से ऐसे जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है, आदोषी है। फर्स्ट ऑप्शन ए, चॉपिंग वुड विद एन एक्स in a place where children are playing, the axe bounce off and kills a child standing nearby, is guilty of। फर्स्ट ऑप्शन किसी अपराध के लिए नहीं, not for any offense। सेकेंड ऑप्शन हत्या के लिए, for murder। एंड थर्ड सदोष मानव वध के लिए, for culpable homicide। एंड फोर्थ उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए, for causing death by negligence। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ आ जो है, ए जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही है और वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, स्वाभाविक है बच्चे हैं तो उनको लग सकता है, तो कुल्हाड़ी उसकी उछल जाती है और पास में एक बच्चा खड़ा रहता है, उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर एक गिल्टी रहेगा किस चीज़ के लिए, फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए आदोषी रहेगा, राइट। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण ढंग से तथा विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 80 और आईपीसी 18 बीएनएस में दिया गया, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है विच इज इन डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून में हो रहा है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं है। इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट किया जा रहा है लॉफुल मैनर में, बाय लॉफुल मीन्स से किया जा रहा है, किस तरह, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ, तो वो हमारा ऑफेंस नहीं होगा। और 80 में ही और 18 बीएनएस में आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिलता है, इज एट वर्क विद हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए। तो यहाँ पर एक्ट जो था ए का एक्सक्यूजेबल है, नॉट एन ऑफेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। अभी बताया गया, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड स्टेट दैट देयर इज नो ऑफेंस विच हैपेंस बाय एक्सीडेंट। और यहीं पर बीएनएस में अगर पूछ लिया जाता तो बीएनएस में ऑप्शन लिख देते हैं 19, 18, 16 एंड 17। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 79 दिया गया है। सेक्शन 79 किसकी बात करता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। और ये हमारा बीएनएस में कहाँ है, सेक्शन 17 में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सेक्शन 80 किसकी बात करता है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, और आपको बताया गया 18 बीएनएस में देखने को मिलता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 80। एंड सेक्शन 78 में क्या है, सेक्शन 78 और बीएनएस का सेक्शन 16 में क्या दिया गया है, जो एक्ट किया जा रहा है किसके परजुन में, जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट के। एंड सेक्शन 81 में हमारा क्या दिया गया है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। और बीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा, 19 में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बिगर हार्म को रोकने के लिए एक छोटा सा हार्म किया जाता है कि ज़्यादा को बचा सके, तो वहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसमें ये पता है कि लाइकली टू है, संभाव्य है कि हार्म होगा, लेकिन वहाँ पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, एक हार्म को रोकने के लिए ही दूसरा हार्म किया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा सेक्शन 81 आईपीसी एंड सेक्शन 19 बीएनएस में आपको डिफेंस मिलता है और ये नेसेसिटी से डील करता है। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में घटित हुआ है। और 79 में जो है विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य जस्टिफाइड एक्ट को संरक्षण प्रदान करती है,
वहीं पर सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में जो कार्य किया गया अपराध नहीं है। और सेक्शन 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो सेक्शन 81 डील्स विद इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी। यहाँ डडले एंड स्टीफन का केस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंधेरी रात में और बा लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बाकी पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। आका मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। आ दोषी है। ऑन अ डार्क नाइट ए एंड बी वर फाइटिंग। बी's वाइफ कैरिंग हर चाइल्ड ऑन हर शोल्डर केम देयर टू सेपरेट देम। ए punched द चाइल्ड ऑन हिज बेस्ट एंड द चाइल्ड डाइड। ए इज गिल्टी ऑफ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन उपहति के लिए, हर्ट के लिए, सेकंड ऑप्शन घोर उपहति के लिए फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एंड थर्ड ऑप्शन आपराधिक मानववध के लिए फॉर कल्पेबल होमिसाइड, एंड फोर्थ ऑप्शन हत्या के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंट में हुआ है, बट ये कोई लॉफुल एक्ट नहीं हो रहा था। फाइटिंग चल रही थी। अगर ए का जो मुक्का है बी पर पड़ता तो यहाँ पर क्या होता? बी को हर्ट होता, तो एक लाइबल किसके लिए होगा? जस्ट हर्ट के लिए, राइट। तो आ का जो इंटेंशन है वो बा को मुक्का मारना था। उसके बच्चे के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं था और ये ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ था कि यदि वह जो मुक्का है बा के ऊपर पड़ता तो उसे सिंपल हर्ट कॉज होता। तो इसलिए जो आ है, जो ए है, वो उपहति के अपराध का दोषी है, ना कि अन्य किसी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, का या को मारता है। खा बीच बचाव करता है, जिसमें खा के कंधे पर सो रहे बच्चे को का के मुक्के की चोट लगती है और वह मर जाता है। का ने निम्न अपराध किया है। ए हिट्स वाई, बी इंटरवीन्स एंड द चाइल्ड स्लीपिंग ऑन बी's शोल्डर इज हिट बाय ए's पंच एंड डाइज। ए हैज कमिटेड द फॉलोइंग ऑफेंस। फर्स्ट ऑप्शन हर्ट साधारण उपहति, सेकेंड ऑप्शन गंभीर उपहति ग्रीवियस हर्ट, थर्ड ऑप्शन सदोष मानववध कल्पेबल होमिसाइड, एंड फोर्थ ऑप्शन मर्डर हत्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्ट। तो इस प्रॉब्लम में का जो मुक्का है, चोट बच्चे को लगना एक दुर्घटना है, एक एक्सीडेंट है। लेकिन चूंकि का जो है और या को मारना कोई विधिक कार्य नहीं है, लॉफुल एक्ट नहीं है, इसलिए इसको सेक्शन 80 का लाभ नहीं मिलेगा, उनको उनका डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वह केवल उस घूसे के स्वाभाविक परिणाम अर्थात उपहति के लिए दायी है। और ये बात सेक्शन 80 आईपीसी एंड सेक्शन 18 बीएनएस में एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है। यहाँ पर भी जो एक्ट हो रहा है वो एक्ट किस में हो रहा है? एक्सीडेंट में, बट वो एक्सीडेंट कोई लॉफुल एक्ट नहीं है। इन अ क्वेरल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, द हस्बैंड ट्राइज टू बीट हिज वाइफ विद a stick which accidentally falls on the newborn baby in her hand and the baby dies instantly. The husband is guilty of first option murder, second option culpable homicide not amounting to murder, हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानववध का, थर्ड ऑप्शन कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट घोर उपहति का, एंड फोर्थ ऑप्शन सदोष मानववध की कोटि में नहीं आने वाली उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या कॉज करने की कोशिश हो रही है? घोर उपहति का, मीन्स ग्रीवियस हर्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट। तो इस प्रॉब्लम में यह सिद्धांत लागू होगा कि उन मामलों में जिनमें मृत्यु किसी उपहति का परिणाम है, जिसके विषय में अभियुक्त को जो अक्यूज है नहीं जानता था कि उससे मानव जीवन को खतरा हो सकता था या मृत्यु होनी संभाव्य थी, तो उन मामलों में घोर उपहति हेतु दंड देना चाहिए, ना कि आपराधिक मानववध या मर्डर हेतु, भले ही मृत्यु कारित हो गई हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत उत्तर बताना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अधीन दुर्घटना के आधार पर बचाव के निम्न आवश्यक तत्व नहीं है। द फॉलोइंग आर नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन कार्य एक दुर्घटना होनी चाहिए, द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट, ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, द एक्ट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज, ये भी हमारा करेक्ट है।
थर्ड ऑप्शन, दुर्घटना विधिक साधनों द्वारा विधिक रीति से किए गए किसी विधिक कार्य का परिणाम हो। द एक्सीडेंट इज रिजल्ट ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, ये भी आपको बताया गया, ये भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, कार्य विधिक होना चाहिए चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं। द एक्ट मस्ट बी लॉफुल वेदर डन बाय लीगल मीन्स और नॉट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर बताना, तुम्हारा राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए, उसके साथ ही जो एक्ट किया जा रहा है लॉफुल मैनर में लॉफुल मीन्स के द्वारा किया जाना चाहिए, राइट। Section 80 of the Indian Penal Code and Section 18 of the Bharatiya Nyay Sanhita, essential element of defense on the ground of accident is that the act should have been done with due care and caution. मीन सेक्शन 80 में या फिर सेक्शन 18 बीएनएस में दुर्घटना के आधार पर बचाव का आवश्यक तत्व कार्य का उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया जाना है। जो एक्ट है विधिक होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया अथवा नहीं। तो ये बात इस जो सेक्शन है इसका कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यदि कोई जो लॉफुल एक्ट है इलीगल मीन्स से किया जाता है तो ऐसे कार्य में जो प्रयुक्त इलीगल मीन्स है उस कार्य को भी इलीगल बना देते हैं। और दुर्घटना का जो अभिभाग है, प्ली है, अवैध कार्य के लिए, इलीगल एक्ट के लिए नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है या अभी निर्धारित किया गया है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नॉट अ डिफेंस टू अ चार्ज इन क्रिमिनल लॉ, इट हैज बीन हेल्ड। फर्स्ट ऑप्शन आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबोर्न, सेकेंड ऑप्शन ब्राउनिंग वर्सेस स्टेट एंड थर्ड ऑप्शन द केस ऑफ धनियादाजी एंड फोर्थ ऑप्शन हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर वर्सेस स्विंडल एंड ओसबोर्न। तो यहाँ पर आर वर्सेस स्विंडल एंड ओसबोर्न जो केस है 1846 का मामला था, और इस मामले में स्विंडल और ओसबोर्न मदिरा पान करके रात्रि में अपनी अपनी कारें सार्वजनिक सड़क पर प्रतियोगिता करके चला रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, और इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति एक कार से टकराकर मारा जाता है। न्यायालय द्वारा आरोपी के द्वारा प्रस्तुत योगदायी उपेक्षा के बचाव को नहीं माना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने किया है। आफ्टर द शिप सैंक, X and Y caught hold of a plank floating in the sea. The plank was not big enough to support both of them. X, having no other option, pushed Y, who drowned. X has done. First option culpable homicide, आपराधिक मानववध का। सेकेंड ऑप्शन हत्या का, मर्डर का। थर्ड ऑप्शन उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध, द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन कोई अपराध नहीं, नो ऑफेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो ऑफेंस। और ये उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया था और वहाँ पर ऑप्शन क्या था हमारा? नो ऑफेंस। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 81 में समाहित आवश्यकता के सिद्धांत के संदर्भ में स्टीफन द्वारा दिया गया दृष्टांत है, और इसमें स्टीफन के अकॉर्डिंग एक्स ने कोई अपराध नहीं किया गया है। सेक्शन 81 आईपीसी में देखने को मिलता है और सेक्शन 19 बीएनएस में देखने को मिलता है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। पता है कि जो एक्ट हो रहा है उससे हार्म कॉज होगा, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, यहाँ पर कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं, और आपको पता अगर मेंस रिया नहीं है तो ऑफेंस ही नहीं है। एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया जा रहा है, और वहाँ हमारा बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 19 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट स्थान पर आग लग गई। आग ने इस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए दूसरे के घर गिरा दिए। इस मामले में ए फायर ब्रोक आउट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ए शॉ द fire and demolish the houses of others to prevent the fire from spreading and to protect human life and property. In this case, फर्स्ट ऑप्शन आ रिस्टी के अपराध का दोषी है क्योंकि उसने दूसरे के घर गिरा दिए। ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मिसचिफ बिकॉज ही डिमोलिश द हाउसेस ऑफ अदर्स। सेकेंड ऑप्शन आ आपराधिक रूप से दायी होगा किंतु उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए। ए वुड बी क्रिमिनली लाइबल बट शुड बी पार्डन्ड। थर्ड ऑप्शन आ किसी अपराध के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसने
यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उसकी संपत्ति को खतरनाक अपहानि से बचाने के लिए किया है। ए इज नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस बिकॉज ही डिड द एक्ट टू सेव अदर पर्संस एंड देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम डेंजरस हार्म। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ किसी अपराध के लिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने जो कार्य किया अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्ति को खतरनाक अपहानि से बचाने के लिए किया है, राइट। तो यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस दिया है, आपको भारतीय दंड संहिता का 81 का जो सेक्शन है उसका बचाव मिलेगा, डिफेंस मिलेगा, क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक अपहानि से बचाने के लिए किया है। इस तरह आज जो है किसी भी अपराध के लिए लाइबल नहीं होगा। और बीएनएस में सेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? सेक्शन 19 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेसेसिटी कांट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस अंडर सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पेनल कोड? फर्स्ट ऑप्शन आत्म परिरक्षा तथा हिंसा का निवारण, सेल्फ डिफेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस। सेकेंड ऑप्शन एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाकर भी अभियुक्त को होने वाली हानि का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू अक्यूज इवन बाय कॉजिंग हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। एंड थर्ड ऑप्शन आत्म परिरक्षण एक आत्यांतिक आवश्यकता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बुराई का चुनाव, चॉइस ऑफ इविल अफेक्टिंग अ पर्सन अदर देन द अक्यूज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ प्रिजर्वेशन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहाँ पर एक केस था आर वर्सेस डडले स्टेफन का, जिसमें शी स्टॉर्म में फंस जाने के कारण एक 17 ईयर ओल्ड बॉय को ईटिंग एंड किलिंग से रिलेटेड केस था और यहाँ पर गिल्टी ठहराया गया था। तो आत्म परिरक्षण एक अत्यांतिक आवश्यकता है का अभिवचन धारा 81 के अपवाद का लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। सेल्फ प्रिजर्वेशन बीइंग एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी कैन नॉट बी प्लीडेड टू अवेल द एक्सेप्शन टू सेक्शन 81। और बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है ये सेक्शन? सेक्शन 19 बीएनएस में एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स टू डिफेंस बेस्ड ऑन नेसेसिटी? फर्स्ट ऑप्शन डीपीपी वर्सेस बेयर्ड, सेकंड ऑप्शन आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, थर्ड ऑप्शन आर वर्सेस लिपमैन एंड फोर्थ ऑप्शन आर वर्सेस प्रिंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीपीपी वर्सेस बेयर्ड का केस किससे बेस्ड है? इंटॉक्सिकेशन पर बेस्ड है। यहाँ डिफेंस लिया गया था इंटॉक्सिकेशन का, बट यहाँ पर रेप कमिट किया गया था तो रेप के लिए कोई डिफेंस नहीं, तो हमारा इसमें गिल्टी ठहराया गया था। एंड सेकंड है आर वर्सेस डडले स्टीफन का केस, ये नेसेसिटी पर बेस्ड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का केस। एंड दिस केस इज रिलेटेड टू किलिंग एंड ईटिंग अ 17 ईयर ओल्ड बॉय ड्यू टू बीइंग स्ट्रक इन अ सी स्टॉर्म, राइट। एंड हमारा आर वर्सेस लिपमैन का केस किससे रिलेटेड है? वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन पर बेस्ड है। और वहीं पर आर वर्सेस प्रिंस का केस किस पर बेस्ड है? मेंस रिया पर बेस्ड है। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से रिलेटेड है। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का जो मामला है आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से रिलेटेड है, नेसेसिटी पर बेस्ड है, राइट। और यहाँ पर हमारा आर वर्सेस लिपमैन का जो केस है वो स्वैच्छिक मतता मीन्स वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन पर बेस्ड है, सेक्शन 86 में दिया गया है। वहीं बीएनएस में बात करेंगे तो सेक्शन 24 में मिलेगा। तो आपको बीएनएस एंड आईपीसी दोनों में 2 टाइप का इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है। एक इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है और एक इंटॉक्सिकेशन आपके अगेंस्ट बिल के हो रहा है इंटॉक्सिकेशन। तो अगेंस्ट बिल वाला सेक्शन हमारा कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 85 में दिया गया। वहीं पर बिल से जो आपका इंटॉक्सिकेशन है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का सेक्शन 86 है। और बीएनएस की अगर हम बात करेंगे तो बीएनएस में कहाँ दिया गया आपका? सेक्शन 23 दिया गया अगेंस्ट में बिल के जब इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, और वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 24 बीएनएस में दिया गया है। बीएनएस में इंटॉक्सिकेशन का 2 सेक्शन दिया गया, एक सेक्शन आपको सेक्शन 23 देखने को मिलेगा और दूसरा सेक्शन 24। 23 में आपको डिफेंस ग्रांट कर दिया जाएगा, सेक्शन 24 में डिफेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 23 इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, अगेंस्ट बिल में इंटॉक्सिकेशन यहाँ किया जा रहा है, और 24 में वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का सेक्शन है,
आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो कोर्ट भी प्रिज्यूम करके चलता है यू हैड द सेम नॉलेज एज इफ यू हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। वहीं पर 85 में डिफेंस ग्रांट कर दिया जाता है क्योंकि इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। और इसमें दो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक केस आपका डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है 1920 का। इसमें वॉचमैन रेप कमिट करता है एंड डेथ कॉज कर देता है और उस समय अपना डिफेंस क्या लेता है, आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड दैट टाइम। तो यहाँ पर उसको गिल्टी ठहरा दिया गया था डीपीपी वर्सेस बियर्ड के केस में। और दूसरा केस आपका वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस था 1956 का केस था। इसमें एक मिलिट्री ऑफिसर रहता, फंक्शन में जाता है, बच्चे को सीट से हटने के लिए बोलता है, बच्चा नहीं हटता तो गोली चला देता है। और डिफेंस क्या प्लीड करता है यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन का कि वो भी इंटॉक्सिकेटेड था दैट टाइम। तो यहाँ पर उसको भी कन्विक्ट ठहरा दिया जाता है, राइट। और सेक्शन 81 आईपीसी एंड सेक्शन 19 बीएनएस में क्या दिया गया हमारा, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। और दूसरा हमारा क्या आ गया, मैग्नॉटन का केस। मैग्नॉटन का केस कब का है, 1843 का केस है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी पर बेस्ड है। यहाँ पर मैग्नॉटन के केस में मैग्नॉटन को ऐसे लगता है कि जो पीएम है उनको मारना चाह रहे हैं तो पीएम के सेक्रेटरी को पीएम समझ के मार देते हैं। उस समय उनका नेचर एक्ट क्या है ये सब नहीं मालूम रहता। तो यहाँ मैग्नॉटन के केस से वो केस काफ़ी फेमस है, पेपर में बहुत टाइम पूछा गया है। और यहाँ पर इंसैनिटी पर बेस्ड है मैग्नॉटन का केस। तो इंसैनिटी भी 2 टाइप की होती है। तो एक इंसैनिटी आपका मेंटल इंसैनिटी होती है और दूसरा आपका कौन सी इंसैनिटी होती है, लीगल इंसैनिटी होती है। और तो डिफेंस किसका मिलता है, लीगल इंसैनिटी का मिलता है, मेंटल इंसैनिटी का नहीं मिलता है। नॉट अंडरस्टैंड ड्यू टू मेंटल डिजीज है, इस वजह से नहीं जान रहा है। और डॉक्टर ने कहा है कि इंसेन है तो ये हमारा मेंटल इंसैनिटी में आ जाती है। और लीगल इंसैनिटी में क्या होता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग एक्ट इट्स कॉन्ट्री और प्रोहिबिटेड बाय लॉ अगेंस्ट लॉ। तो यहाँ पर डिफेंस जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो जो काम कर रहा है वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है या कॉन्ट्री है, वो नेचर को नहीं समझ पा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर लीगल इंसैनिटी को डिफेंस ग्रांट कर दिया जाता है। और मैग्नॉटन केस काफ़ी फेमस है इसके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन ने निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया था। Permission to kill one person to save the life of many cannot be given on the ground of necessity. This principle, which is followed in India, was first propounded by Queen's Bench Division in the following case. First option R versus Bhure, second option R versus Dudley and Stephen, third option R versus Drevira and fourth option R versus Macpherson. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा R versus Dudley and Stephen. Above principle was first propounded by Queen's Bench Division in the case of R versus Dudley and Stephen, which was decided in 1884. तो ये जो प्रिंसिपल है सबसे पहले कब प्रोपाउंड किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो क्वीन बेंच डिवीजन के द्वारा किया गया। किस केस में किया गया, R वर्सेस डडले एंड स्टीफन के केस में किया गया। और कब डिसाइड किया गया, 1884 में किया गया। ये केस किससे रिलेटेड था, किलिंग एंड ईटिंग अ 17 ईयर्स ओल्ड बॉय ड्यू टू बीइंग स्ट्रक इन अ सी स्टॉर्म। तो समुद्री तूफान में 4 लोग फंस जाते जिसमें से ये लोग 17 ईयर ओल्ड बॉय को मार कर खा लेते और फिर बाद में बचने के बाद डिफेंस कौन सा लेते हैं, नेसेसिटी का डिफेंस लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जान चली जाती। तो यहाँ पर इनको इसका डिफेंस नहीं मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों में का को खा की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। इन द फॉलोइंग केसेस ए हैज नो राइट टू कॉज द डेथ ऑफ बी। फर्स्ट ऑप्शन, का और खा आपस में लड़ रहे थे और का को खा जान से मार डालने के लिए उद्यत था। ए एंड बी वर फाइटिंग एंड बी वॉज इंटेंट टू किलिंग ऑन ए। सेकेंड ऑप्शन, का से खा कुछ करने के लिए कहता है जिसे का मना कर देता है। इस पर खा गुस्से में आकर हाथ में चाकू लेकर का को जान से मार डालने की बात करते हुए उस पर झपटता है। बी आस्क ए टू डू समथिंग विच ए रिफ्यूजेस। एट दिस बी गेट्स एंग्री एंड अटैक्स ए विद नाइफ इन हिज हैंड एंड थ्रेटन्स टू किल हिम। थर्ड ऑप्शन, का के साथ खा बलात्कार करना चाहता है। बी वॉन्ट्स टू रेप ए
एंड फोर्थ ऑप्शन का और खा एक समुद्री जहाज पर है और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं और जीवित रहने का केवल एक उपाय बचा है कि उनमें से एक दूसरे को मार कर उसके मांस का भक्षण कर ले। ए एंड बी और ऑन शिप एंड बोथ हैव बीन हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू किल ईच अदर एंड ईट ईच अदर्स फ्लैश। तो ये हमारा किस पर बेस्ड है, जो अभी हमने केस लॉस अपना देखा डडले एंड स्टीफन का, उस पर बेस्ड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, का और खा एक समुद्री जहाज पर और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं और जीवित रहने का केवल एक उपाय बचा है, उनमें से एक दूसरे को मारकर उनके मांस का भक्षण कर ले। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट नहीं देता और इस केस में एक जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया गया था, परमिशन टू किल वन पर्सन टू सेव द लाइफ ऑफ मैनी कैन नॉट बी गिवन ऑन द ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी, राइट। तो यहाँ पर जो सरकमस्टांस है, जो सिचुएशन है, का को खा की मृत्यु कारित करने का राइट नहीं है, जैसा कि आर वर्सेस डडले स्टीफन के वाद में हेल्ड किया गया। आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना न्यायोचित नहीं है, भले ही भूख से मृत्यु हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया गया इस असर्शन है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कारण रीजन दिया गया है, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव और विधि की भूल बचाव नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन डिफेंस। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड थर्ड ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड फोर्थ ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो डन किया जा रहा है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, करेक्ट। एंड सेकंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एंड डिफेंस। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है बट करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल का बचाव नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस। वहीं पर सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग चित्त विकृति के कारण अपने कार्य की प्रकृति जानने में अक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। एन एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड विल नॉट बी एन ऑफेंस, राइट। और इस तरह हमारा जो असर्शन है और रीजन है दोनों करेक्ट है बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा सेक्शन 76 आईपीसी जो दिया गया वही सेक्शन 14 बीएनएस में दिया गया है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बिलीव में चलते उसको लग रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो ये हमारा कहाँ दिया है, सेक्शन 14 बीएनएस में दिया गया और सेक्शन 76 आईपीसी में दिया गया है। वहीं पर सेक्शन 84 आईपीसी एंड सेक्शन 22 बीएनएस में क्या देखने को मिलेगा, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड में जो पर्सन है उसके एक्ट की बात कहाँ दिया गया, सेक्शन 22 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रतिरोध्य आवेग इररेसिस्टिबल इम्पल्स, फर्स्ट ऑप्शन पागलपन के अंतर्गत नहीं आता, डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसैनिटी। सेकेंड ऑप्शन पागलपन के अंतर्गत आता है, कम्स अंडर इंसैनिटी। थर्ड ऑप्शन कुछ विशेष परिस्थितियों में आता है, अकर्स अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फोर्थ ऑप्शन परिणाम पर आधारित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है, कम्स अंडर आउटकम बेस्ड सिचुएशन। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, अप्रतिरोध आवेग जो है हमारा पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसैनिटी। अंडर इररेसिस्टिबल इम्पल्स अप्रतिरोध आवेग के अंतर्गत जो डूअर उसको नॉलेज है, वह जान रहा है व्हाट ही इज डूइंग, वह क्या कर रहा है। ही ऑल्सो नोज दैट हिज एक्शन इज रॉन्ग बट ही शोज दैट ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंस।
नॉलेज है उसका जो एक्शन है वो दोषपूर्ण है, रॉन्ग है, बट इतना सिक है, इतना बीमार है कि अपने आप को रोक नहीं पा रहा उस ऑफेंस को कमिट करने से। तो इररेसिस्टिबल इम्पल्स जो है हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज सफिशिएंट बेसिस फॉर इम्यूनिटी इन इंडिया। तो अप्रतिरोध आवेग को इंडिया में उन्मुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं माना गया है, इसी के चलते इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंसैनिटी। तो पागलपन में इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, किसको? अप्रतिरोध आवेग को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड क्या नहीं, यही पूछा गया है। फर्स्ट, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, कॉमन ऑब्जेक्ट। सेकंड, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, मेंस रिया। थर्ड, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, डिफेंस ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड फोर्थ, पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डाउरी डेथ। गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2 and 4, सेकेंड ऑप्शन 2, 3 and 4, थर्ड ऑप्शन 1, 3 and 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, 2 and 4। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस जो है कॉमन इंटेंशन पर बेस्ड है, वहीं पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज का केस मेंस रिया पर बेस्ड है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो जहाँ पर करेक्ट 2 पूछा होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो ये भी हमारा रॉन्ग, और यहाँ पर 2 है तो ये भी हमारा रॉन्ग, यहाँ पर भी 2 दिया है तो ये भी हमारा रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड से बहुत सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 3 and 4। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस मेंस रिया से बेस्ड है, और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड का केस इंटॉक्सिकेशन पर बेस्ड है, वहीं पी रथी नाम का केस सुसाइड पर बेस्ड है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस किससे डील करता है? डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन क्या होता है एंड सिमिलर इंटेंशन क्या होता है? सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी दोनों श्री का मर्डर करने जाते हैं, आपस में दोनों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, तो यहाँ पर श्री का मर्डर करने गए, तो ये हमारा कॉमन इंटेंशन हो गया। ए का भी इंटेंशन है सी का मर्डर करने का, और बी का भी इंटेंशन है, बट दोनों के बीच में आपस प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है, तो ये हमारा सिमिलर इंटेंशन हो जाएगा, राइट। और वहीं पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज का केस रिलेटेड टू मेंस रिया, पी रथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से है, एंड डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन पर दिया गया है। वो आईपीसी में आपको कहाँ देखने को मिलता है? सेक्शन 85 में देखने को मिलता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये सेक्शन बीएनएस में कहाँ दिया गया है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था। That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.